हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव शानदार जानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉस्टिंग से रिलेटेड, कुछ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके सामने होंगे। फटाफट आपको जवाब देना है, क्योंकि सेशन में अनावश्यक टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका ये समय बहुत ही कीमती है। मात्र और मात्र आपके पास 1 महीना बचा है एग्जाम में, क्योंकि आपकी एग्जाम है वो 28 जून को होने वाली है, और उससे पहले अपने को एक बार सिलेबस का रिवीजन भी करना है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है वो फटाफट होने वाला है। और जो भी आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन सही है, उस पर तुरंत आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि ये इसका आंसर ABCD में ये होने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा फटाफट। और आपसे वही निवेदन कि जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, ताकि आज का सेशन है वो हर विद्यार्थी तक पहुंचे जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की और इसके अलावा और कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है वो आपको फटाफट बताना है। क्या है कि निम्न में से कौन सा लेखांकन मानक 7 से संबंधित है। यानी AS 7 है वो किससे संबंधित है। निर्वाणी अनुबंधों का लेखांकन, स्टॉक का मूल्यांकन, शोध और विकास का लेखांकन और विनियोगों का लेखांकन। ये आपको बताना है। बताओ, देखिए जो लेखा मानक 7 है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है ना। तो देखो, ये जो स्टॉक का मूल्यांकन है ये आपका लेखा मानक 2 से संबंधित है ना। स्टॉक का मूल्यांकन है वो लेखा मानक 2 से संबंधित है। और विनियोग का मूल्यांकन है वो आपका AS 13 से संबंधित है। और निर्माणी अनुबंधों का लेखांकन है वो आपका AS 07 से रिलेटेड है। तो अपने को ध्यान में रखना, यहां पर पूछा लेखा मानक 7 किससे संबंधित है, तो निर्माणी अनुबंधों के लेखांकन से संबंधित लेखा मानक 7 संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, A है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्माणी अनुबंधों का जो लेखांकन है वो लेखा मानक 7 से संबंधित है। ठीक है, सही जवाब। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट आज का सेशन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब देना है ABCD, जो भी आपको सही लगता है उसका फटाफट रिप्लाई। अगला क्वेश्चन कि पैकिंग सामग्री लागत है ना, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट से संबंधित कॉस्ट लागत है ना, CAS है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, कौन सा है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागत लेखांकन मानक है। तो इसमें आपको बताना है कि भाई पैकेजिंग के संबंध में कौन सा। तो लागत लेखांकन 10 है, 11 है, 9 है और 12 है ना, ये आपको बताना है। तो लागत लेखांकन ये 10 है, ये आपका होता है प्रत्यक्ष व्यय से रिलेटेड है ना। आपका CAS 10 है वो आपका किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ये आपका प्रशासनिक व्यय से रिलेटेड आपका कौन सा होगा, लागत लेखा मानक 11 है ना। पैकिंग सामग्री व्यय ये आपका लेखा मानक 9 से रिलेटेड है। और लेखा मानक जो 12 है वो आपका मरम्मत एवं रख रखाव व्यय से रिलेटेड है। किससे है, लेखा मानक 12 है वो मरम्मत और रख रखाव व्यय से रिलेटेड है। लेखा मानक 9 है वो पैकिंग सामग्री व्यय से रिलेटेड है। लागत लेखा मानक 11 है वो प्रशासनिक व्यय से है। लागत लेखा मानक 10 है वो प्रत्यक्ष व्यय से है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये लागत लेखांकन स्टैंडर्ड है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये अपने को ध्यान में रखना। कॉस्टिंग के कुछ पार्ट है वो अपने को दे रखे हैं, तो उसके अनुसार अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अपने से पूछा पैकिंग सामग्री लागत, तो इसके लिए आपका C है वो सही आंसर हो जाएगा। पैकिंग सामग्री व्यय के लिए लागत लेखा मानक 9 काम में लिया जाता है। ठीक है साथियों, आई बात समझ में। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि इंग्लैंड में चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी? इंग्लैंड में पूछा, भारत में नहीं पूछा है ना। 1 अप्रैल 1880, 11 मई 1880, 11 जून 1880, 11 मई 1881। बताओ देखिए कब हुई थी आईसीएआई यानी आपकी इंग्लैंड की जो अकाउंटेंट संस्था है, चार्टेड अकाउंटेंट, उसकी स्थापना इंग्लैंड में कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल 80, 11 मई 80, 11 जून 80, 11 मई 81। तो इंग्लैंड में 11 मई 1880 में 11 मई 1880 में चार्टेड अकाउंटेंट आईसीए की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य योग्य लेखापाल और चार्टेड अकाउंटेंट तैयार करना रखा गया था, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इंग्लैंड में आईसीए की स्थापना 11 मई 1880 में हुई थी। ओके, बढ़े आगे। अगला, अब इसका जवाब देना है फटाफट कि लागत अंकेक्षण जो कॉस्ट ऑडिटिंग है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रबंधकों के द्वारा, महालेखाकार के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा या सीएजी के द्वारा? बताओ देखिए इसका फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट बताओ देखिए। बताओ लागत अंकेक्षण की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाएगी? प्रबंधकों के द्वारा, महालेखाकार के द्वारा, संचालक मंडल के द्वारा या सीएजी के द्वारा? बताओ देखिए। तो देखो लागत अंकेक्षण की नियुक्ति है वो संचालक मंडल के द्वारा की जाती है ना, संचालक मंडल के द्वारा। सबसे पहले 1965 में आपने सीमेंट उद्योगों के लिए लागत ऑडिटिंग है वो अनिवार्य की गई थी, और उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है, कितनी? धारा 148 है ना। धारा 148 के अनुसार इसे क्या किया गया है? अंकेक्षण करवाने का आदेश है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है ना। तो सर्वप्रथम तो 1965 में उद्योगों के लिए अनिवार्य लागत अंकेक्षण की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती थी, है ना। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के बाद 148 के अनुसार धारा अब केंद्र सरकार के द्वारा भी कॉस्ट ऑडिटिंग के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति है वो की जा सकती है, या आदेश है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, शाही आज्ञा पत्र है ना, जिसे चार्टर कहते हैं। शाही आज्ञा पत्र, इसे चार्टर किस कंपनी की स्थापना की गई थी? यानी चार्टर के द्वारा, शाही आज्ञा पत्र के द्वारा किस कंपनी की स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, नॉर्थ इंडिया कंपनी या साउथ इंडिया कंपनी? बाकी देखो ये 3 नाम तो अपने सुने नहीं है कि ऐसी भी कोई कंपनी है क्या, आपने तो एक ही नाम सुना था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। भारत में कंपनी विधान का जो मूल स्रोत है वो आपके इंग्लैंड का जो कंपनी विधान है वहां से लिया गया है ना, और उसी के द्वारा 1600 ईस्वी में है ना, शाही आज्ञा पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो भारत में की गई थी, है ना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शाही आज्ञा पत्र के द्वारा की गई थी। बताओ देखिए सही है ना, आगे बात समझ में, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय को अपने को अधिकतम यूटिलाइज करके अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और बीच में ही टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को जीत से दूर ही रखना मेरे साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। जीत मिलेगी आपकी मेहनत से, आपके इरादों से और आपके सपनों से। अगर आप लगातार मेहनत करोगे, अपने सपनों को जियोगे, तो निश्चित रूप से आपको 2025 में सफलता मिलेगी, और वो भी गजेटेड ऑफिसर के रूप में आप राजपत्रित अधिकारी बनोगे। तो इसके लिए अब इस कम समय का अपने को अधिकतम सदुपयोग करते हुए सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथियों, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें इसका आंसर क्या होगा। किन कंपनियों को अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों को जोड़ने या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो, निजी कंपनी है, उसको तो लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, है ना। जो सार्वजनिक कंपनी है उनको लिखना पड़ेगा लिमिटेड, है ना। और जो आपकी धर्मार्थ कंपनी है, इनको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। ये इसका होगा नहीं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो होती है आपकी धर्मार्थ संस्थाएं। तो यहां पर इसका सी है, वो सही आंसर होगा कि जो आपकी धर्मार्थ संस्थाएं होते हैं वो धर्मार्थ के उद्देश्य से उनकी स्थापना की जाती है, इसलिए उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द है वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो धर्मार्थ कंपनियां होती हैं वो गैर लाभ के उद्देश्य से उनकी स्थापना की जाती है, और वो भी धारा 8 के तहत। किसके तहत है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत है वो धर्मार्थ कंपनियों की स्थापना की जाती है ना। और इन कंपनियों का जो मुख्य उद्देश्य वो होता है कि ज्यादा से ज्यादा परोपकार करना, लाभ नहीं कमाना। लाभ के लिए ये काम नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी आपकी धर्मार्थ कंपनियां, जिनको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। वो बहुत ही आसान सा है, आराम से आप जवाब दे दोगे, है ना। बताओ, देखिए सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, सबसे पहले इसका आंसर किसके द्वारा आ रहा है, बताओ। देखिए, वित्तीय वर्ष की अवधि मानी जाती है ना। जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसकी अवधि मानी जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 28 फरवरी, 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 मार्च से 30 मार्च। बताओ, देखिए इसका सही आंसर तो आराम से बता दोगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है वो इसका क्या माना जाता है, वित्तीय वर्ष की अवधि मानी जाती है ना। कंपनी अधिनियम की धारा है ना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी होगी, कंपनी 240 या 241, धारा 241, धारा 241। 240 में क्या आते हैं, आपके वित्तीय विवरण आते हैं। धारा 240 में क्या आते हैं, 240 में आपके वित्तीय विवरण आते हैं, और 241 में वित्तीय वर्ष आता है, वित्तीय अवधि आती है ना। और वो आपकी कितनी होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका जवाब दो। देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का काम है, यानी केंद्रीय बैंक कौन होगी, आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है ना। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है, नोट निर्गमन वाला बैंक भी कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक जिसको अपन आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका कार्य है नोट निर्गमन करना, है अंतिम ऋणदाता के रूप में, है समाशोधन गृह के रूप में, है उपयुक्त सभी। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा,
तो देखने से ही पता चल रहा है उपयुक्त सभी है वो इसके काम होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, कि केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका क्या होगा, बैंकों का बैंक भी होगा, नोट निर्गमन का काम भी करेगा, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करेगा, समाशोधन गृह के रूप में भी काम करेगा। तो ये आपके आरबीआई के कार्य होंगे। और जो आपकी सीआरआर है, रिवर्स रेपो रेट है, रेपो रेट है ना, आपकी ये सारी की सारी है वो आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से इसका जवाब दे दोगे। 11वीं क्लास की जो बुक्स है अकाउंटेंसी उसका एक क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जून 17, 1 मई 17, 1 जुलाई 17, 1 अगस्त 17। बहुत ही पास की डेट दी है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, है ना, सारी डेट 17 कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन इसका सुटेबल आंसर क्या होगा बताओ। देखिए जीएसटी है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जिसको लागू किया गया था। और ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर होता है। और इसी की तरह एक देश एक कर लागू किया गया था, है ना। अप्रत्यक्ष कर होता है एक देश एक कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, है ना। और इसमें क्या गया था, क्या नारा था, एक देश एक कर, यानी एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर इसको शामिल किया गया था। तो 1 जुलाई 2017। इसमें एक तो था आईजीएसटी, एक होता सीजीएसटी, एक होता एसजीएसटी। आई का होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी एकीकृत, है ना, एकीकृत वस्तु और सेवा कर। सी का होता है केंद्रीय सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का होता है राज्य स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना। तो बाकी जीएसटी का तो फुल फॉर्म लिखाई दी। आई का होता है इंटीग्रेटेड एकीकृत, सी का होता है केंद्रीय सेंट्रल, एस का होता है स्टेट राज्य। ठीक है, बढ़िया आगे बताओ। देखिए इसका आंसर जीएसटी 3 नंबर देखते हो ना, है ना। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क जीएसटी कौन सा सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, लाभकारी संगठन है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखें जो नेटवर्क है वस्तु और सेवा कर का वो कौन सा है? ये एक गैर लाभकारी यानी जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक गैर सरकारी संगठन है जो जीएसटी पोर्टल को संपूर्ण भारत की जो वेबसाइट है उन पे अपलोड करता है और उनसे संबंधित जो करदाता जीएसटीएन है ना, वो करदाता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है ना। इसके अंतर्गत जो जीएसटीएन जो पोर्टल है उस पर ये आपकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि जितने भी जो टैक्स वगैरह अपलोड किए जाते हैं वो इसी के तहत है वो किए जाते हैं। ठीक है, ओके ओके हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके है, बताओ। देखिए सही है ना सारा क्वेश्चन, सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके। तो ये था एक छोटा सा और शानदार जानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन छोटा सा सेशन आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लगातार हमसे जुड़ते रहें और इस तरीके की वीडियो को प्राप्त करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।